नमस्कार। वर्किंग स्ट्रेस मेथड पार्ट 2। इस लेसन में हम डबली रेंफोर्स्ड बीम, फ्लैंज्ड बीम, शियर स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस और कंप्रेशन मेंबर के वर्किंग स्ट्रेस के डिजाइन कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले डबली रेंफोर्स्ड बीम ले लेते हैं। ऐसा बीम जिसके टेंशन साइड के साथ में कंप्रेशन साइड में भी स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, डबली रेंफोर्स्ड बीम कहलाता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में टेंशन साइड में भी हमने रेंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है और कंप्रेशन साइड में भी रेंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे बीम डबली रेंफोर्स्ड बीम कहलाते हैं। कहाँ कहाँ ऐसे बीम की जरूरत पड़ती है? नेसेसिटी फॉर प्रोविजन ऑफ डबली रेंफोर्स्ड बीम। पहला जो रीजन है, when the members are subjected alternate loading। अल्टरनेटिव लोडिंग में क्या होता है, एक के बाद दूसरी लोडिंग होती है, उसकी वजह से एक बार कंप्रेशन और एक बार टेंशन कंप्रेशन साइड में डेवलप हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं, ऐसी कंडीशन जब कंप्रेशन साइड में टेंशन डेवलप हो जाए तो वहाँ पर टेंशन में कंक्रीट वीक होने की वजह से कंप्रेशन साइड में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टरनेट लोडिंग की वजह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होता है और जिसकी वजह से हम डबली रेंफोर्स्ड बीम को प्रेफर करते हैं। दूसरा रीजन है कि यदि कोई लोडिंग है और मेंबर के एक्सिस के इसेंट्रिक है तो उसके एक साइड कंप्रेशन डेवलप होगा और दूसरी साइड टेंशन डेवलप होगा। ऐसी कंडीशन में भी कंप्रेशन साइड पर टेंशन डेवलप हो सकता है और हम DRB का यूज करते हैं। थर्ड कंडीशन जो है, शॉक या इम्पैक्ट लोडिंग होती है। इम्पैक्ट लोडिंग की वजह से कंप्रेशन साइड में भी टेंशन डेवलप हो सकता है और ऐसी कंडीशन में DRB का यूज करते हैं। चौथा, यदि हम कंटिन्यूस बीम, एक कोई बीम है जो बहुत सारे सपोर्ट के ऊपर से पास हो रहा है, तो सब हम जानते हैं कि सपोर्ट के ऊपर निगेटिव मूवमेंट होता है और मिड सेक्शन में पॉजिटिव मूवमेंट होता है। निगेटिव मीन्स टेंशन और पॉजिटिव मीन्स कंप्रेशन। तो यहाँ पर हमको कंप्रेशन साइड में भी टेंशन साइड होने की वजह से ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने होंगे। अतः कंटिन्यूस बीम में हम डबली रेनफोर्स्ड बीम को प्रेफर करते हैं। और सब पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो सभी जानते हैं कि यदि हम बैलेंस सेक्शन का मूवमेंट लेते हैं, एम बैलेंस, और ये मूवमेंट जो है अप्लाइड मूवमेंट, यदि लोडिंग की वजह से अप्लाइड मूवमेंट है वो ज़्यादा है, अप्लाइड मूवमेंट, तब हमको डबली रेंफोर्स्ड बीम का यूज करना है। से यदि ये सिंगली रेंफोर्स्ड बीम है और इसका मूवमेंट एम ही है, बैलेंस मूवमेंट एम बैलेंस है। अब लोडिंग ज़्यादा होने की वजह से हमको इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पहले जो स्टील प्रोवाइड की थी इसमें एक्स्ट्रा स्टील भी टेंशन जोन में प्रोवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा स्टील को बोल सकते हैं AST2। तो अप्लाइड मूवमेंट
ये आपका अप्लाइड मूवमेंट यदि आपका बैलेंस मूवमेंट से ज़्यादा है तो टेंशन साइड में जो स्टील प्रोवाइड करेंगे वो EST हो जाएगी, EST1 जो बैलेंस सेक्शन की स्टील थी प्लस EST2 एक्स्ट्रा मूवमेंट को रजिस्टर करने के लिए स्टील प्रोवाइड की। अब ऐसा सेक्शन क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। ओवर रेनफोर्स सेक्शन कोड ने परमिट नहीं किया है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए यदि हम या तो हम सेक्शन की डेप्थ बढ़ा सकते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होगा, आर्किटेक्ट को प्रॉब्लम होगी, उसका जो व्यू है देखने में बीम कैसा बुरा और लगने लगेगा, तब हम इसकी डेप्थ भी नहीं बढ़ा सकते हैं आर्किटेक्चरल रिस्ट्रिक्शन की वजह से। इसलिए हम क्या करेंगे, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस मूवमेंट इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कंप्रेशन साइड में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये कहलाएगी आपकी कंप्रेशन स्टील को डिनोट करेंगे ASC से। अब ये बन गया अपना डबली रेनफोर्स्ड बीम। साथ में अपने को ये याद रखना है कि यदि हम मूवमेंट ओवर रेनफोर्स्ड बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे देते हैं, पहले लेसन में है कि सिग्मा ST इंटू AST एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म। यदि हम किसी सेक्शन में स्टील को बढ़ाएंगे तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। यदि एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करेंगे तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में ज़्यादा से ज़्यादा 23 to 25% तक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है। इससे ज़्यादा M इज प्रोपोर्शनल टू EST फिर भी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है। इसकी वजह है कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लीवर आर्म पर भी डिपेंड करता है। MR इज प्रोपोर्शनल टू लीवर आर्म, और जैसे जैसे स्टील बढ़ाते हैं तो लीवर आर्म क्या है, लीवर आर्म की वैल्यू कम हो जाती है और उसका मूवमेंट कम होने लगता है। तो आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन हमारा काम नहीं करता है और हमारी मजबूरी होती है या हमारे लिए अच्छा होता है कि हम डबली रेनफोर्स्ड बीम को प्रोवाइड करें। अब बात करते हैं, जैसे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में एग्जम्पशन पढ़े थे इलास्टिक थ्योरी या वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो WSM मेथड में जो एग्जम्पशन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए अप्लाई होते हैं वही आपके डबली रेनफोर्स्ड बीम के लिए अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम ऑब्जेक्टिव में आता है कि आप डबली रेनफोर्स्ड बीम के लिए किस थ्योरी का यूज करते हैं। तो इसके लिए जिस थ्योरी का यूज करते हैं इलास्टिक मेथड में वह है आपकी स्टील बीम थ्योरी। RCC का बीम दोनों मटेरियल से बना हुआ है, स्टील और कंक्रीट, जबकि स्टील बीम थ्योरी में ये माना गया है RCC के बीम में यहाँ पर स्टील है और यहाँ पर आपका कंप्रेशन स्टील है और साथ में कंक्रीट है, लेकिन स्टील बीम थ्योरी में माना गया है कि पूरा का पूरा बीम क्या है, स्टील का बना हुआ है, और जो कंप्रेशन स्टील है और टेंसाइल स्टील है ये आपका बीम के फ्लैंज का काम करती है, और फ्लैंज आपका बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करता है। इस बीम को जोड़ने के लिए ये जो कंक्रीट है यहाँ पर पूरी की पूरी कंक्रीट इस बीम का फ्लैंज के रूप में, वेव के रूप में काम करती है, वेव के रूप में काम करती है। मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कंप्लीटली निगलेक्ट कर दिया गया है और कंप्रेशन स्टील और टेंसाइल स्टील दोनों को फ्लैंज मानते हैं।
ये है आपकी स्टील बीम थ्योरी। स्टील बीम थ्योरी में क्या क्या एग्जाम्पशंस लिए गए हैं? पहला एग्जाम्पशन है कि टेंसाइल स्टील टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है और कंप्रेसिव स्टील कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन क्या है कि टेंसाइल स्टील में जो स्ट्रेस है EST सिग्मा ST ये दोनों ये कंप्रेसिव स्टील के कंप्रेसिव स्ट्रेस के बराबर होते हैं। थर्ड एग्जाम्पशन है कंक्रीट में टेंसाइल साइड में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है और ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। इसका मतलब है कंक्रीट की कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ को निगलेक्ट किया गया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज ignored is ignored। अब ये सिग्मा SC की वैल्यू सिग्मा ST की वैल्यू तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपकी 140, 230 और 275 MPa होती है। लेकिन सिग्मा SC की वैल्यू ये जो स्टील है इस स्टील में कितना परमिसिबल स्ट्रेस है सिग्मा SC इसकी वैल्यू इसके चारों तरफ जो कंक्रीट है इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेस परमिटेड है कंक्रीट के ग्रेड के अनुसार सिग्मा CC और इसको मोलर रेशियो इन कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट के मॉडुलर रेशियो को कंप्रेशन में सिग्मा CC से मल्टीप्लाइड करके निकालते हैं। सिग्मा SC इक्वल टू MC इंटू सिग्मा CC और MC क्या होता है इस पर भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि MC जो होता है टेंशन साइड में M होता है उसके 1.5 टाइम्स के बराबर होता है। 1.5 M इसका मतलब हो गया कि सिग्मा SC जो है आपका 1.5 M सिग्मा CC के बराबर लेना है। अब बात आती है कि जो परमिसिबल वैल्यू दी गई है आपकी सिग्मा SC की परमिसिबल वैल्यू Fe 250 के लिए 130 MPa Fe 415 के लिए आपका 190 MPa और Fe 500 के लिए भी कंप्रेशन में परमिसिबल स्ट्रेस 190 ही है। इसलिए आपको इन दोनों में से पहले इससे कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू इन दोनों में से जो कम होगी whichever is less वही आपका सिग्मा SC की वैल्यू हो जाएगी। अब अपने को निकालने की जरूरत पड़ती है लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डबली रेंजफोर्ड बीम है। जिस तरह से सिंगली रेंजफोर्ड बीम का न्यूट्रल एक्सिस निकालने का क्वेश्चन आता है उसी तरह डबली रेंजफोर्ड बीम का न्यूट्रल एक्सिस निकालने का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो डबली रेंजफोर्ड बीम में क्या क्या टर्म होते हैं जस्ट लाइक सिंगली रेंजफोर्ड बीम यहाँ पर भी न्यूट्रल एक्सिस होता है ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन ये टेंसाइल स्टील है EST ये आपकी कंप्रेसिव स्टील है ESC। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को डिनोट करते हैं N से।
तो बीम के टॉप से लेकर के सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट, ये जो डेप्थ कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ। तो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस हो गई d माइनस एन, टॉप से लेकर के। अब कंप्रेसिव कंक्रीट में कवर प्रोवाइड करते हैं, तो कंप्रेसिव स्टील के ऊपर जो कवर है उसकी डेप्थ जो है टॉप से कितनी है, DC। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, मूवमेंट लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कंप्रेशन और टेंशन जोन का, ऊपर वाले जोन का और नीचे वाले जोन का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, और T इज इक्वल टू या C इज इक्वल टू T। ऊपर कंप्रेशन है तो कंप्रेशन का लेते हैं, बीम का एरिया कितना है BN, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस से जहाँ पे काम करेगा N/2, मूवमेंट ले रहे हैं, प्लस इस फॉर्मूले को अपने को 1.5 MC की वैल्यू होती है 1.5 M, इसका मूवमेंट ले रहा है स्टील का। तो स्टील को पहले कन्वर्ट किया है आपने इक्विवेलेंट एरिया में, इक्विवेलेंट का एरिया में कन्वर्ट करने के लिए मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो 1.5 M -1 इससे आया है कि कंक्रीट के एरिया में से स्टील का एरिया माइनस हो गया, इसलिए ASC, और इसकी डिस्टेंस, ये जो फोर्स काम करता है यहाँ पे काम करेगा ASC के सेंटर पर, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो N माइनस DC। अब टेंशन साइड का मूवमेंट लेते हैं, तो स्टील को भी कन्वर्ट कर लिया है, अब टेंशन स्टील है इसलिए यहाँ पर मॉडुलर रेशियो M ही रहेगा, जबकि कंप्रेशन में मॉडुलर रेशियो 1.5 और टेंशन में मॉडुलर रेशियो M। इसकी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से हो जाएगी इफेक्टिव डेप्थ D माइनस N। इस फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूट्रल एक्सिस N की N बराबर क्या एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। विड्थ ऑफ बीम दी होगी आपको, कंक्रीट का ग्रेड दिया होगा या मॉडुलर रेशियो M दिया होगा, एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील दिया है अपने को, एरिया ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस दिया है, और इफेक्टिव, ये 5 चीज देने पर हम डबली रेंजफोर्ड बीम का वर्किंग स्ट्रेस मेथड में न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फ्लैंज बीम। ये बड़ा ही फ्लैंज बीम, फ्लैंज बीम से पहले अपन पढ़ लेते हैं कि 2 टाइप के बीम यूज होते हैं बिहेवियर के हिसाब से। बिहेवियर के हिसाब से एक होते हैं रेक्टेंगुलर बीम, रेक्टेंगुलर बीम, और दूसरा बीम होता है आपका फ्लैंज बीम। अब फ्लैंज बीम और रेक्टेंगुलर बीम बिहेवियर की, बीम के बेंडिंग में बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं जनरली, लेकिन हम समझते हैं कि T बीम और L बीम क्या है अपनी फ्लैंज बीम है, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है जब फ्लैंज बीम भी आपका रेक्टेंगुलर बीम की तरह व्यवहार करती है, बिहेव करती है। पहले ले लेते हैं फ्लैंज बीम कब बनती है। फ्लैंज बीम के लिए जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का मतलब है जब बीम के रेनफोर्समेंट स्लैब से क्रॉस करते हैं या स्लैब के रेनफोर्समेंट बीम में क्रॉस करते हैं और बीम और स्लैब की कास्टिंग एक साथ करते हैं, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन कहलाता है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। और इसमें बीम का बिहेवियर, इसमें
बीम और स्लैब का बिहेवियर एक यूनिट की तरह होता है। बीम एंड स्लैब जो बिहेव करती है वो एक यूनिट की तरह काम करती है, सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। तो फ्लैंज बीम होने के लिए जरूरी है कि बीम और स्लैब की कास्टिंग एक साथ की जाए। ऐसी पोजीशन से एडवांटेज हमको मिलता है कि जो स्लैब होती है उसका स्लैब का कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ स्लैब, स्लैब का कुछ पार्ट जो है, जो कि बीम के, स्लैब का सम पार्ट ऑफ स्लैब बीम के कंप्रेशन रजिस्ट करने का पार्ट करता है, भाग लेता है कंप्रेशन। ये हो गया आपकी फ्लैंज बीम। फ्लैंज बीम के जनरली शेप के अनुसार से दो तरह के होते हैं, एक होता है अपना टी बीम और दूसरा होता है एल बीम। टी बीम और एल एंड एल। तो डेफिनेशन क्या हुई? ऐसा बीम जिसमें स्लैब और बीम सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, पहला तो होना चाहिए मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, दोनों की कास्टिंग एक साथ होनी चाहिए। स्लैब के रेनफोर्समेंट बीम से क्रॉस हो, बीम के रेनफोर्समेंट स्लैब से पास हो, तभी वो फ्लैंज बीम कहलाए। दूसरा ये भी जरूरी है, जैसे आपने टी बीम का शेप देखा है, आप फिगर बनाते हैं तो यहाँ पे आपका ऐसा रहता है और आप इसको समझने लगते हैं कि ये क्या है, फ्लैंज बीम है, क्योंकि यहाँ बीम के स्लैब के रेनफोर्समेंट और बीम के रेनफोर्समेंट क्रॉस कर रहे हैं। तो ये तो एक्चुअल में क्या है, फ्लैंज बीम है। ये फ्लैंज बीम क्योंकि इसमें रेनफोर्समेंट पास हो रहे हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि जो स्लैब है, स्लैब में सेकंड कंडीशन है कि स्लैब में कंप्रेशन ही होना चाहिए। स्लैब जो है, स्लैब का पार्ट जो रहेगी कंक्रीट किस में होगी, स्लैब की कंक्रीट कंप्रेशन में होगी, तभी ये बीम आपका फ्लैंज बीम कह रहा है। यदि इसका रिवर्स हो जाए, इसका उल्टा कर दें, ये बीम है और इसी बीम को हम उल्टा कर देते हैं। स्लैब क्या है, नीचे है, अपीयरेंस के लिए हमने फ्लैट बना दी और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब ये भी टी बीम है, इसमें भी मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है। जब बीम पर लोड अप्लाई करेंगे तो स्लैब का पार्ट किस में रहेगा, टेंशन में, और यहाँ जो स्लैब का पार्ट था वो था कंप्रेशन में। जब स्लैब का पार्ट कंप्रेशन में रहता है तभी फ्लैंज बीम कहलाती है। यहाँ पर स्लैब का पार्ट टेंशन में है, इसलिए ये फ्लैंज बीम नहीं है, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर बीम। ये बड़ा टिपिकल ऑब्जेक्टिव बनता है कि आपको ये पहचानना है कि फ्लैंज बीम है या रेक्टेंगुलर बीम। यदि दूसरा पढ़ लेते हैं, दूसरा बिल्कुल इसका रिवर्स है, रेक्टेंगुलर बीम। रेक्टेंगुलर बीम ऐसे बीम होते हैं जिनका शेप या क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल होता है। दूसरी कंडीशन है जब स्लैब की कंक्रीट में कंप्रेशन होता है, तब भी फ्लैंज मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है, लेकिन स्लैब की कंक्रीट में यदि टेंशन है तो अब आपका उसका बिहेवियर रेक्टेंगुलर बीम की तरह रहेगा। नेक्स्ट, अब टी बीम और एल बीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या क्या नॉन, बहुत सारी डेफिनेशंस तो कॉमन है, लेकिन जो उनके क्लॉजेस थे इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ के, वो अब एलएसएम में बदल गए। तो यदि पेपर में डब्ल्यूएसएम से पूछे गए
तब आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। टी बीम, टी बीम किसको बोलेंगे? ऐसी बीम जिसमें न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है कंप्रेशन, या न्यूट्रल एक्सिस के एबव विड्थ ज्यादा होती है। कंप्रेशन में यदि विड्थ ज्यादा है टेंशन से, तो इसको बोलते हैं टी बीम। और ये जो है आपका, ये जो बीम का पार्ट है, ये स्लैब का पार्ट है और ये बीम का, ये स्लैब से नीचे का पार्ट जो है इसको बोलते हैं वेब, इसको बोलते हैं वेब, वेब या रिब। जबकि जो स्लैब है इसको बोलते हैं फ्लैंज। फ्लैंज स्लैब का जितना पार्ट, स्लैब का जितना पार्ट बीम के कंप्रेशन को रजिस्ट करने का काम करता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, बी इफेक्टिव ऑफ फ्लैंज। अब विड्थ ऑफ द फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज हमको कितनी लेनी है? जब कैलकुलेशन करनी है तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, बी इफेक्टिव ऑफ फ्लैंज मिनिमम लेना है। किसमें से? 1/3 ऑफ द स्पान ऑफ L means span, 1/3 of the span of the T beam हॉल है, उसमें टी बीम डला हुआ है, उसका जितना स्पान है उसके 1/3 से ज्यादा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज नहीं होना चाहिए। दूसरा है, ये जो है फ्लैंज की डेप्थ है, तो इसके 12 गुने से ज्यादा, 12 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज, स्लैब की डेप्थ के 12 गुने से मल्टीप्लाइड करेंगे, प्लस ब्रेथ ऑफ द वेव, ब्रेथ ऑफ द वेव को डिनोट करते हैं बी फॉर विड्थ। तो ये आपकी दूसरी वैल्यू निकालेंगे, स्लैब की थिकनेस को 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे और इस विड्थ को, वेव की विड्थ को ऐड कर देंगे, और जो थर्ड रहेगा वो रहेगा आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट वेव, एडजेसेंट बीम। तो एक बीम और है, एक हॉल है, और यहाँ पर भी एक बीम है, इसमें कई टी बीम है, तो इनके यहाँ पर रिब हो गया, तो इसके सेंटर से सेंटर जो स्पेसिंग है इसको, तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ एडजेसेंट बीम, अगल बगल वाले बीम की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग निकाल लेंगे। इनमें से एडजेसेंट बीम, इनमें से तीनों में से सबसे कम होगी, मिनिमम वही आपकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में होगी, जबकि ये एलएसएम में इसके अलग फॉर्मूले आ रहे हैं। अब टीबीएम का कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर विड्थ ऑफ द वेव बता ही दिया है कि आपका टेंसाइल जोन में वेव की जितनी विड्थ होती है वही कहलाती है आपकी विड्थ ऑफ द वेव। ये कितनी होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि यहाँ पे आप रेनफोर्समेंट जो प्लेस करते हैं उनके बीच में सफिशिएंट गैप रहे, ठीक है, इतनी भी विड्थ होना चाहिए आपकी। ये जो है विड्थ ऑफ द रिब या वेव, ये रेनफोर्समेंट को प्लेस करने के लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, और आपकी कम से कम 1/3 ऑफ डेप्थ ऑफ वेव होना चाहिए।
डेप्थ ऑफ बीम। टी बीम की डेप्थ ऑफ वेव क्या कहलाती है? स्लैब के बॉटम से लेकर के टेंसाइल जोन में जो रेनफोर्समेंट है उनके सेंटर की डिस्टेंस कहलाती है डेप्थ ऑफ द वेव। ये एरिया इसमें ऐड नहीं करना। और यदि आपका स्लैब के टॉप से लेकर के टेंसाइल रेनफोर्समेंट के सेंटर तक की डिस्टेंस कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। बीम की इफेक्टिव डेप्थ होती है। अब ओवरऑल डेप्थ, जब टी बीम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ओवरऑल डेप्थ कितनी लेते हैं? ओवरऑल डेप्थ हमेशा कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसमें कवर वगैरह टेंस भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो डिजाइन के लिए एप्रोक्सीमेशन करने के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम में ये वैल्यू रहती है आपकी 1/12 टू 1/15, 1/12 से 1/15 किसका? और स्पान, बीम के स्पान का 1/12 टू 1/15 लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में। कंटिन्यूस बीम में और कम रख सकते हैं। कंटिन्यूस बीम में ये 1/10 टू 1/12 ऑफ द स्पान लेते हैं। न्यूट्रल एक्सिस जो है आपका टी बीम का फ्लैंज में भी रह सकता है, मतलब स्लैब में रह सकता है, और आउटसाइड ऑफ द स्लैब रह सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस पर कि आपकी फ्लैंज की डेप्थ कितनी है। ये वेव है, इसकी डेप्थ कितनी है? डेप्थ ऑफ वेव, विड्थ ऑफ फ्लैंज, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और कितना स्टील आपने प्रोवाइड किया है। इसके लिए अपने को अलग अलग से कैलकुलेशन करनी है। अब इसी तरह से आपका होता है ये टी बीम हो गया। एल बीम, एल बीम में आपका फ्लैंज की इफेक्टिव विड्थ कितनी लेते हैं? विड्थ ऑफ द फ्लैंज कितनी लेना। यहाँ पर एल बीम कैसी होती है? किसी भी हॉल में या किसी भी रूम में स्लैब और बीम मोनोलिथिकली कास्ट किए गए हैं तो बीच वाले बीम इंटरमीडिएट बीम टी बीम की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जो साइड में बीम होता है कॉर्नर पर, ये बिहेव करता है अपना एल बीम की तरह। तो एल बीम में फ्लैंज एक तरफ ही होता है, इसलिए विड्थ ऑफ द फ्लैंज इसकी हाफ हो जाएगी, 1/6 ऑफ द स्पान। पहला। दूसरा, ये रिब की विड्थ है जो विड्थ ऑफ द वेव प्लस हाफ द क्लियर डिस्टेंस। दोनों बीम के बीच में क्लियर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, क्लियर डिस्टेंस, हाफ द क्लियर डिस्टेंस ऑफ द वेव। थर्ड हो जाता है आपका विड्थ ऑफ द वेव प्लस 4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब या डेप्थ ऑफ। इन तीनों में से जो सबसे कम हो आप टी बीम का याद कर लीजिए WSM मेथड में। नेक्स्ट, डब्ल्यू रेंफोर्स्ड बीम कवर हो गया, फ्लैंज बीम कवर हो गया। उनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये रेक्टेंगुलर बीम है और ये कैसे फ्लैंज बीम की तरह बिहेव करेगा। अब थर्ड जो है पार्ट है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन बीम। शियर स्ट्रेस इन बीम पहला पार्ट है। यदि रेक्टेंगुलर बीम लेते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से देखते हैं तो आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टॉप और बॉटम पर 0 होता है, शेप पैराबोलिक होता है और न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू
होती है। लेकिन इलास्टिक मेथड या WSM मेथड में इसका शेप आपका न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोला माना गया है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगल। तो बेंडिंग में जब शियर स्ट्रेस डेवलप होता है तो शियर स्ट्रेस जिसको बोलते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस WSM Q से डिनोट किया तो शियर फोर्स यदि आपका V है डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाइड बाय JD क्या है, लीवर आर्म। यहाँ से यहाँ तक शेप है पैराबोलिक और यहाँ से नीचे है आपका रेक्टेंगुलर। दूसरा यही बात करें LSM की, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टेंगल माना गया और टाउ भी से डिनोट करते हैं और टाउ भी इक्वल टू होता है V/BD। अब सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई सा भी बीम हो तो शियर स्ट्रेस की वजह से डायगोनल टेंशन डेवलप होता है। डायगोनल टेंशन और डायगोनल टेंशन को ही रजिस्ट करने के लिए आपने देखा होगा कि बीम में स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं, रिंग्स प्रोवाइड करते हैं जिनको बोलते हैं शियर स्ट्रप। ये बीम का क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन पर बीम के सपोर्ट पर लॉन्गिट्यूडनल टेंशन, बीम के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो टेंशन डेवलप होता है और शियर स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पर बीम के सपोर्ट पर ये शियर स्ट्रेस Q डायगो टेंशन के बराबर हो जाता है और प्रिंसिपल टेंशन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल को मीट कर रहा है और टेंशन डेवलप हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं डायगोनल टेंशन। डायगोनल टेंशन किसकी वजह से डेवलप हुआ है, शियर स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल टेंशन की वजह। कंक्रीट इज बीम इन टेंशन, तो इसके डायगोनल टेंशन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके क्रैक और इन क्रैक को रोकने के लिए हम स्टील प्रोवाइड करते हैं और स्टील की डायरेक्शन क्या रहेगी, along the diagonal tension या perpendicular to cracks। डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द क्रैक, परपेंडिकुलर टू क्रैक और along the diagonal tension। शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन में कोड के अनुसार क्या क्या बातें ध्यान देनी है। तो डिजाइन कंसीडरेशन में पहला है आपका कि यदि ये बीम है और बीम में आपने बार को बेंट अप किया है तो जो फर्स्ट बेंट अप होगा उसकी डिस्टेंस जो सपोर्ट से रहेगी, सपोर्ट से डिस्टेंस रहेगी बिटवीन D and 2D। तो फर्स्ट बेंट अप स्टार्ट
फ्रॉम द सपोर्ट एट ए डिस्टेंस डी टू 2D के बीच में रहेगी। ये डिस्टेंस D है और ये 2D है यहाँ से, तो ये फर्स्ट बेंट ऑफ स्टार्ट होगा D और 2D के बीच में। मैक्सिमम स्पेसिंग स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं। शियर को रजिस्ट करने के लिए स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं। 2 लेग्ड स्ट्रप, 4 लेग्ड स्ट्रप, 6 लेग्ड स्ट्रप्स, तो इनको बोलते हैं स्ट्रप्स। लॉन्गिट्यूडनल बार के चारों तरफ घेर के जाने वाली कहलाती हैं। इनकी स्पेसिंग, इनको वर्टिकल डायरेक्शन में, यदि वर्टिकल डायरेक्शन है वर्टिकल स्ट्रप के लिए, ये स्पेसिंग जो है 0.75 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ रहती है। जबकि इंक्लाइंड स्ट्रप जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड रहती है, ऐसे केस में मैक्सिमम स्पेसिंग होती है इफेक्टिव डेप्थ के बराबर। और किसी भी केस में ये स्पेसिंग 450 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया अपना मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है कि मिनिमम स्ट्रप शियर के लिए डिजाइन करेंगे, और यदि डिजाइन शियर जो है कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ से कम है तब भी मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है ASB डिवाइडेड बाई VSB। ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 अपॉन FY। यहाँ पर ASB क्या है? ASB है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रस। टोटल जो B है वो है आपकी ब्रेथ ऑफ द विड्थ ऑफ द बीम। टी बीम के केस में यही विड्थ ऑफ द वेव हो जाएगी। FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और इसमें जो स्टील यूज करेंगे उसका ग्रेड F, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब स्ट्रस बनाने के लिए Fe 250 का यूज कर सकते हैं और Fe 415 का यूज कर सकते हैं, लेकिन Fe 500 का यूज नहीं करते हैं क्योंकि Fe 500 उतनी डक्टाइल नहीं होती है। SB क्या है? स्पेसिंग ऑफ स्ट्रस। इस फॉर्मूला के द्वारा हम स्पेसिंग ऑफ स्ट्रस निकाल सकते हैं। ASB अपॉन VSB should be greater than 0.4 अपॉन FY। इसके बाद क्या है आपका कि अकॉर्डिंग टू 456 1978 यदि बीम में जो शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ है टाउ भी, इसकी वैल्यू 1/10 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कंक्रीट का बीम है उसके एक्सट्रीम फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है, उससे 10% से यदि कम है तो हमको नो शियर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, मतलब शियर के लिए स्टील डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आपका ये टाउ भी है आपका 0.4 सिग्मा CBC परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग से ज़्यादा है,
40% से ज़्यादा है या 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा है, तब हमको सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ेगा, मतलब उसकी विड्थ और डेप्थ को बदलना पड़ेगा, डिजाइन को फिर से करना पड़ेगा। तीसरी बात क्या ध्यान देने वाली, तीसरी हो गई, फोर्थ पॉइंट जो है, जो स्ट्रप रहेंगी उसके लिए जो बार का साइज यूज करेंगे वो आपका स्ट्रप्स के लिए बार का साइज होगा 5 mm टू 12 mm। ये जो स्ट्रप्स हैं इनकी स्पेसिंग कांस्टेंट नहीं रहती है बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो शियर स्ट्रेस सपोर्ट पर मैक्सिमम होता है, क्यू की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होती है, सपोर्ट पर, और मिनिमम होती है आपकी सेंटर में। तो यहाँ पर स्पेसिंग आपकी क्या रहती है, यहाँ पर कम रहती है, सपोर्ट के पास स्पेसिंग कम रहती है, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो स्पेसिंग ज़्यादा होती है। तो स्पेसिंग of the shear reinforce increases toward the center of the beam। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। स्टील के चारों तरफ कंक्रीट जो रहती है, कंक्रीट और स्टील के बीच में जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड की वजह से स्लिपेज नहीं होता है, रिइंफोर्समेंट खिसकते नहीं है। और एक होता है लोकल बॉन्ड स्ट्रेस। लोकल बॉन्ड स्ट्रेस यदि अपने को निकालना है, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस निकालना है तो ये होता है शियर फोर्स, उस सेक्शन पर शियर फोर्स को टोटल पेरीमीटर ऑफ द बार 8 mm के बार हैं और उसका पेरीमीटर का समीशन कर देंगे, तो समीशन ऑफ ओ मींस पेरीमीटर ऑफ बार मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म जेडी। जेडी क्या है, लीवर आर्म। लोकल बॉन्ड स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला V अपॉन सिग्मा ओ मल्टीप्लाइड बाय जेडी। इसकी वैल्यू आपकी M15 ग्रेड के लिए 1 MPa तक लिमिटेड कर रखी है। इसके अलावा टॉपिक रहता है एक्सियली लोडेड कॉलम। कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर के डिजाइन कंसेप्ट वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, यदि शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कॉलम के लिए शॉर्ट कॉलम कब रहेगा, जबकि L इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन। लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन विड्थ ऑफ द कॉलम हो सकती है या डेप्थ ऑफ द कॉलम हो सकती है, तो इनमें से दोनों में से जो कम है उससे डिवाइड करेंगे L इफेक्टिव को। ये वैल्यू यदि 12 से कम आती है तो ये कहलाएगा शॉर्ट कॉलम। और शॉर्ट कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन सिग्मा सी को एरिया ऑफ कंक्रीट से मल्टीप्लाइड करेंगे। साथ में कॉलम के अंदर स्टील है, इसलिए स्टील के कंप्रेशन में परमिसिबल स्ट्रेस को एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम आ जाएगी। यहाँ एरिया ऑफ कंक्रीट किसके बराबर हो जाएगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया में से यदि हम इन्फोर्समेंट का एरिया माइनस कर दें तो वो हो जाता है AC। AC इज इक्वल टू हो गया EA माइनस ASC। नेक्स्ट होता है अपना कि ये
शॉर्ट कॉलम है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इस तरह से निकाली जा सकती है, लेकिन लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग कॉलम के केस में ये जो परमिसिबल स्ट्रेस है इसमें एक रिडक्शन फैक्टर को अप्लाई करते हैं, तो इस पर ऑब्जेक्टिव आ जाता है। लोड निकालने की लोड कैरिंग कैपेसिटी पर भी ऑब्जेक्टिव आता है, साथ में एक रिडक्शन फैक्टर निकालने के लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिडक्शन फैक्टर लॉन्ग कॉलम कब कहलाएगा कि जब एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन इनका रेशियो यदि 12 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 12 है, तब ये कहलाएगा लॉन्ग कॉलम। और लॉन्ग कॉलम के लिए रिडक्शन फैक्टर CR को अप्लाई करेंगे। इस रिडक्शन फैक्टर निकालने के लिए 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48B। बी की जगह अपने को रखना है लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन। यदि सर्कुलर कॉलम है तो बी की जगह अपने को उसकी कोर की वैल्यू रखनी है। किसके लिए? सर्कुलर कॉलम के लिए। ये वैल्यू आपकी किसी हालत में 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। CR शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। यदि आपका सिलेंडरनेस रेशियो 40 से ज़्यादा आता है, ये जो फॉर्मूला है ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रिडक्शन, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का है। जबकि यदि सिलेंडरनेस रेशियो SR इज ग्रेटर देन 40, मोर एग्जैक्ट एनालिसिस करने के लिए रिडक्शन फैक्टर CR इज इक्वल टू 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 160I। I क्या है? I है आपका लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि WSM मेथड में कवर कितना लेते हैं। कवर कंक्रीट में रेनफोर्समेंट के प्रोटेक्शन के लिए कंक्रीट को स्टील के प्रोटेक्शन के लिए स्टील को चारों तरफ कंक्रीट से कवर करके रखते हैं। कंक्रीट कवर किसको बोलते हैं? रेनफोर्समेंट से लेकर के, रेनफोर्समेंट की सरफेस से लेकर के इसके एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस कहलाती है कवर। ये कोई बीम है या कॉलम है तो उसकी ये ओवरऑल डेप्थ होती है। इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए आप क्या करते हैं? एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से लेकर के सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट, ये कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ। तो आपको क्या करना है कि आपका यदि D दिया है तो इसमें से इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए टोटल डेप्थ D में से कवर को माइनस करेंगे, ये कवर है, और फिर हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार। यदि 10 mm के बार प्रोवाइड किए हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 mm। इसमें से और माइनस करेंगे तो इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। अब ये कवर जो प्रोवाइड करते हैं इसमें अपने को दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो होता है आपका रेनफोर्समेंट के एंड में कवर प्रोवाइड यहाँ पर कितना कवर प्रोवाइड करना है, इसको बोलते हैं एंड कवर। एंड कवर की वैल्यू किसी भी हालत में 25 mm या 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, जिस साइज के बार को यूज किया है तो 25, दोनों में से जो ज़्यादा हो उससे कम नहीं होना चाहिए। यदि
12 mm का बार है तो 25 इक्वल टू 24 mm और मिनिमम कवर 25 mm, इसलिए हमको 25 mm का कवर प्रोवाइड करना होगा। यदि 20 mm का बार है तो ये वैल्यू हो जाएगी 40 mm, ये 25 mm, तो हमको 40 mm का एंड कवर प्रोवाइड करना है। दूसरा अपना WSM मेथड में आपका होता है कि आपका बॉटम कवर इधर ही कवर प्रोवाइड करना है फॉर, तो इसकी वैल्यू 25 mm और डायमीटर ऑफ बार 5, इनमें से जो ज्यादा हो, विच एवर इज मोर, उतना कवर अपने को प्रोवाइड करना है। इस तरह से वर्किंग स्ट्रेस मेथड की थ्योरी खत्म हुई है। अब नेक्स्ट सेशन में इस पर प्रॉब्लम्स जो पेपर में ऑब्जेक्टिव आते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।